सभ्य सामाजिक गण, वसंत ऋतु चर्या। अब सामान्य मनुष्य, पहले जो व्याख्यान थे उनमें थोड़ा बुद्धिवादी, चिंतक, विचारक, शास्त्र के प्रति रुचि रखने वालों की बातें ज्यादा थी, सिद्धांत पक्ष था ज्यादा उनमें, ज्योतिष था, आयुर्वेद था, विविध आचार्यों के मत थे। अब हम जो विचार करने जा रहे हैं सामान्य मनुष्य भी समझ सकता है उसको, और जीवन में ये तो उनको अपना लेना ही चाहिए यदि हम वसंत ऋतु का पूरा लाभ लेना चाहते हैं और वसंत ऋतु से होने वाली हानियों से बचना चाहते हैं। आपको बताया ना, वसंत ऋतु को क्या कहा? ऋतुराज का, सब ऋतुओं का राजा का। और मैंने बताया कि भारतीय जो राष्ट्रीय पंचांग है उसमें वर्ष का आरंभ किससे मानते हैं? चैत्र मास से मानते हैं, 21 मार्च से उसको माना है। और भारतीय जो परंपरा है चंद्र गणना की, उसमें भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ माना है। किसका? बोलो। वर्ष का आरंभ चैत्र से, और चैत्र का मतलब वसंत ऋतु का आरंभ, अर्थात सूर्य भूमध्य रेखा पर आया है उत्तरायण होकर के, तब माना। बीच में हो गया, 3 महीने जा चुके, 2 शिशिर के, 1 वसंत का। लेकिन ये क्यों कि वसंत ऋतु की महत्ता इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा महत्ता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसकी महत्ता से प्रभावित होकर के लोगों ने ये चुना कि भी वर्ष का आरंभ तो किससे होना चाहिए? वसंत ऋतु से होना चाहिए, इतनी इसकी महत्ता है। जबकि देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत प्राचीन काल से ऐसा नहीं था। अथर्ववेद में आता है, ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणी शरद हेमंत शिशिरो वसंत। वसंत ऋतु आखिरी महीना है अथर्ववेद में। अथर्ववेद का ऋषि जब ऋतुओं का वर्णन करता है तो वसंत ऋतु को आखिरी ऋतु कहता है। ऋषि जो है उसकी दृष्टि में अच्छा बुरा या कुछ नहीं, समझ गए कि नहीं? वो तो निरपेक्ष भाव से बात करता है। हम जो गृहस्थ हैं, हम जो सुविधा भोगी हैं, ये कहते हैं अरे ये अच्छा है, ये बुरा है। ऋषि के सामने तो स्वादु और बेस्वादु भोजन एक जैसा है, अनुकूलता और प्रतिकूलता एक जैसा, तो सम है, सम है, तभी तो वो मुक्ति को पाता है ना। तो अथर्ववेद का ऋषि क्या कहता है? ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणी, हे भूमे ग्रीष्म ऋतु, वर्षाणी वर्षा ऋतु, शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर वाली, हेमंत हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर वाली, शिशिरो जनवरी फरवरी वाली, वसंत और 20 फरवरी से अप्रैल वाली वसंत। वसंत ऋतु आखिरी है। वहां वर्ष का आरंभ कहां से है? ग्रीष्म ऋतु से। आगे कालिदास लगभग 2000 साल पहले हुए, उनकी पुस्तक है ऋतु संहार। क्या पुस्तक है? ऋतु संहार, ऋतुओं का समूह। वहां 6 ऋतुओं का वर्णन है, 6 ऋतुएं। ऋतु संहार में भी कालिदास सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? ग्रीष्म ऋतु का वर्णन पहले करते हैं, समझ गए? तो वसंत ऋतु, मैंने क्या कहा? पहली ऋतु क्या होनी चाहिए? उत्तरायण के अनुसार शिशिर, और वसंत ऋतु मध्य होनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो नववर्ष का आरंभ है विक्रम संवत के अनुसार चैत्र से, राष्ट्रीय शक संवत के अनुसार जब सूर्य मेष राशि में आ जाता है तो वसंत से। वो तो चैत्र ही उस दिन मान रहे हैं। तो ये मुझे क्यों लगता है कि ऐसा क्यों किया होगा? हैं जी, ये इसलिए किया होगा कि वसंत ऋतु हमारे लिए ज्यादा अनुकूल है, ज्यादा सुखद है, आह्लादक है। सर्वम सखे चारु तरम वसंते, कालिदास आदि या और साहित्यकार क्या लिखते हैं? वसंत ऋतु में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, सबसे अच्छी आह्लादक, ये वो मस्तियां, ये सब कुछ करते हैं, प्रकृति सजी हुई दिखती।
तो इसलिए शायद हमारे यहाँ आरंभ इसका कर दिया होगा। तो बहुत अच्छी ऋतु है, सब कुछ है, लेकिन ये अच्छी ऋतु हमारे लिए सुखद हो। हम बीमार हो गए तो किसी घर में त्योहार पे मिष्ठान्न बनता है, समझ गए, और उस दिन कोई रोगी हो जाए, पाचन पेट से संबंधित, तो क्या कहेगा, आज ही मैं बीमार होना था क्या, आज ही घर में चीजें बनी, क्यों, उसको खिचड़ी खानी पड़ेगी। तो कौन चाहेगा ऐसा मनुष्य कि वसंत ऋतु में मैं बीमार हो जाऊं? क्यों? शाम को घूमने जाना है, गुलाब के फूल देखने हैं, पक्षियों को देखना है, सब कुछ प्रकृति सजी हुई, उसमें आनंद लेना है। तो उसमें हम बीमार न हो, स्वस्थ रहें, इसके लिए आचार्यों ने विधान किया। समझ गए? तो ऋतुएं अलग अलग आरंभ हैं, लेकिन वसंत ऋतु आरंभ क्यों है? क्योंकि बहुत अच्छी है, इसलिए किया होगा। और वो अच्छी हमारे लिए अच्छी हो, कब होगी? जब हम उसका लाभ उठाएंगे, जैसा सुना है वैसा पाएंगे, आनंदित होंगे। तो क्या लिखते हैं, गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरम दिवा स्वप्नम वर्जयेत। सबसे पहले कहते हैं भाई पुरानी चीज छोड़ दो। चरक ऋषि कहते हैं कि जो पुरानी चल रही थी हेमंत और शिशिर में, हमने कहा था ऐसा करो बहुत लाभ होगा, वर्जयेत, वो छोड़ दो। उसमें क्या कहा था, गोरक्ष इक्षुरस विकृतिश्च, गोरस गाय का दूध और दूध से बने पदार्थ, इक्षुरस ईख का रस और उससे बने पदार्थ, शक्कर गुड़ आदि मीठी चीजें, सबसे उत्तम ये बताया था। तो कहा कि देखो तस्मात, इसलिए गुरु जो भारी हैं, दूध और दूध से बने पदार्थ, खोया है, पनीर है, घी है, दही है, दूध है, आम आदमी पचा सकता है, व्यायाम करेगा तो पचाएगा, सर्दी में पचेंगे। तो कहते हैं गुरु जो भारी हैं, मेवा, अखरोट है, काजू है, चिलगोजा है, बादाम है, तिल है, मूंगफलियां हैं, आम आदमी पचा सकता है। जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में खा लोगे, दस्त लग जाएंगे, पाचन शक्ति मंद है। कहते हैं ये गुरु भारी चीज है, इनको वर्जयेत, छोड़ दो। गोंद के लड्डू बनाए थे, बादाम पाक बनाया था, वृषभ रसायन बनाया था कि नहीं, बताया था, वो खाओगे नहीं खाना, अब वर्जयेत, छोड़ दो। गुरु भारी, अम्ल खट्टी चीजें नहीं खानी। क्यों? मधुर रस, अम्ल रस और मधुर, अम्ल और लवण, ये तीन रस कफ की वृद्धि करते हैं, कफ बढ़ाते हैं। अब तो कफ, पीछे व्याख्यान में कहा, छांटना है, कम करना है, जितना शरीर को चाहिए उतना ही रखना है, फालतू को वमन से बाहर फेंकना है, हजारों रुपए खर्च करने हैं उसके लिए, तभी स्वस्थ होंगे, ऐसा होता? तो कहते हैं गुरु भारी, जो पचने में भारी हैं, कफ पैदा करते हैं, अम्ल खट्टी चीजें, स्निग्ध चिकनाई, आगे ने जितने भी स्नेह बताए अभी, जितने नाम गिनाए मैंने, चिकनी चीजें वो, और मधुरम मीठी चीजें, इनको दिवा स्वप्नम, और दिन में सोना, वर्जयेत, छोड़ दो। दिन में सोने से क्या होगा? सोने से क्या होता है? कफ की वृद्धि होती है। रात को हम सोते हैं, आपको देखा होगा, प्रातःकाल शरीर कैसा मिलता है? स्वस्थ तंदुरुस्त मिलता है, थकान समाप्त हो जाती। क्यों? कि नींद हमारी थकान को समाप्त करती है। कैसे करती है? नींद से कफ की वृद्धि होती है, उससे धातुएं पुष्ट होती है और सारे शरीर की थकान दूर हो जाती है। तो दिन में नहीं सोना, क्यों? रात को ही सो रखे हो, उससे कफ की वृद्धि है। हेमंत शिशिर से कफ की वृद्धि हो रखी थी, दिन में सोकर और करोगे फिर बीमार होना ही होना, सारा शरीर रुक जाएगा ना, भारी हो जाएगा, रुक जाएगा, चला नहीं जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा, कफी भर जाएगा सारे शरीर के अंदर। मोटे लोग नहीं देखे, उनकी धातुएं रस आदि ढंग से कार्य नहीं कर पाती, सारे शरीर के अंदर कफ ऐसे भरा हुआ है जैसे आजकल पॉलीथीन से नालियां भरी हुई हैं, काई हो जाती है शरीर के अंदर। कफ का मतलब पॉलीथीन काई का काम करता है। सिंक है जिसमें रसोई के बर्तन धोते हैं, क्यों जल्दी हो जाती है, रुक जाती है? क्योंकि अंदर जूठन वूठन अन्न आदि चिकनाई जाती रहती है, कफ वो काम करता है। तो दिन में सोओगे तो ये हानि हो जाएगी, इन चीजों को छोड़ दो, ठीक है कि नहीं? तो ये बता, एक मैं विशेष बताना चाहता हूं, अभी दिवाली का त्योहार आएगा,
ना होली का, अब आएगा फाल्गुन पूर्णिमा को। तो अब तो फाल्गुन ये देर से ला रहे हैं, गलत है, वसंत ऋतु के बीच में आता है वो। हमारा जो सूर्य के अनुसार जो मैंने बताया वसंत ऋतु, उसके बीच में आएगा वो। कब आएगा? अभी तो 1.5 महीना है, 2-3 दिन पहले, कल अमावस्या गई है, अभी अमावस्या गई, यानी उसके 1.5 महीने बाद फाल्गुन। आधा तो माघ बचा हुआ है और पूरा फाल्गुन है, 1.5 महीने बाद आएगा होली। आप लगा लो अंदाजा अब से। तो वसंत ऋतु के बीच में आया कि नहीं आया? लगभग उसी समय आता है, फाल्गुन के आखिर में। तो ये क्योंकि ये गणना ही गलत है विक्रमादित्य के अनुसार, इसलिए वो फाल्गुन देर से आता है। नहीं, मेरा कहने का आशय है कि वसंत ऋतु के बीच में आएगा जो गणना है, उस समय दिवाली आती है, होली आती है। और होली पे क्या बनाते हैं लोग? हरियाणा में तो कम है, उत्तर प्रदेश में मैं काफी रहा हूँ, वहां गुजिया बनाते हैं। महिलाएं अड़ोस पड़ोस में इकट्ठी होंगी और मावा डालेंगे, उसके अंदर ये मगज डालेंगे। कितने भारी होते हैं मगज, तरबूज खरबूज के, खीरे के मगज, वो डलेंगे, तरह तरह की गरिष्ठ चीजें डलती हैं। और फिर उसको मैदे से, आटे से बना करके और उसको तलेंगे, किसमें? घी या तेल में, और फिर वो खाएंगे। आप बताओ, वसंत ऋतु में जो गुजियां खाएगा बीमार होगा कि नहीं होगा? पहले तो मैदा, उसको तल दिया समोसे की तरह, उसके ऊपर आवरण छा जाता है ना, और उसके अंदर भारी चीजें, मावा आदि भर दिया, मगज भर दिए, कैसे हजम होगा? कितना बड़ा दोष आ गया समाज में, समझ में नहीं आती। फिर कहते हैं हम तो बीमार हो गए। ये तो ऐसे हो गया ना, नवरात्र में उपवास करना है, न्यूनतम चीजें खानी है, लघुतम चीजें खानी है, जल पे ही रहना है, और नवरात्र समाप्ति पर तल तल करके खा रहे हैं। ये तो उल्टा हो गया। वही चीज है, तो गुजियां जो खा रहे हैं उनको नहीं खानी। कब? होली वाले दिन। यानी तिथि अंग्रेजी की तो बता दूं, 20 फरवरी से 20 अप्रैल के बीच में तली हुई चीजें नहीं खानी, बाद में तो बिल्कुल भी नहीं खानी। 20 नवंबर तक जो जो आगे बढ़ोगे जठराग्नि बंद हो जाएगी, ये कहा। और अब जैसे होली आएगी या पर्व आएंगे, कोई भी आएंगे, इन ऋतुओं में तली हुई जो परांठे खाते आ रहे थे अब तक तल करके, बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। क्यों? वो पचेंगे नहीं। पूड़ी बनाते हैं, हलवा जो बनाते हैं, हलवे के अंदर क्या हो गया? चिकनाई में, चाहे तेल में बनाए चाहे घी में बनाए, क्या हो गया? पचेगा ही नहीं, अंदर चला गया। तो जो तलाई हुई चीजें हैं, तली हुई चीजें, यदि घी खाना है तो सीधा खाओ। जैसे मैं घी खाता हूं काफी, बाजरे की रोटी खाता हूं सर्दी में, समझ गए? जैसे परांठा कहते हैं, परांठा खाता हूं मैं, तल के नहीं खाता। जो उसके अंदर भरना है सब्जी, वो भर दो और रोटी की तरह सेक करके और नीचे रख करके घी के साथ खाता हूं, फिर मक्खन के साथ खाता हूं। यानी भूनो मत उसको, नहीं तो फिर पचेगा ही नहीं। आई समझ में? घी खाओ, वैसे तो स्निग्ध मना है क्योंकि कफ की वृद्धि होगी, लेकिन मैं इसलिए खाता हूं कि मैं वात प्रकृति का हूं, बहुत शारीरिक श्रम करता हूं, वाटिका में कस्सी चलाता हूं, पेड़ पौधों की बहुत सेवा करता हूं। मेरे शरीर की आवश्यकता है, मेरे शरीर में कफ नहीं है तो मेरी आवश्यकता है, वात प्रकृति का हूं। लेकिन जो कफ प्रकृति के उनको तो घी भी नहीं खाना, और मेरे जैसा जिसको खाना ही है तो वो ऐसे खाएं। आगे बात समझ में? तो तला हुआ तो बिल्कुल नहीं खाना, छोंक बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। सब्जियां सूखी बनाते ना आजकल, घी तेल में तल करके, सर्दी में तो खा ली, अब मत खाइएगा उनको। तली भी बता दी ना, चाहे वो परांठा है, चाहे वो पूड़ी है, चाहे वो हलवा है, और चाहे खीर ही है, खूब गाढ़ी कर करके उसमें मेवा डाल के खाओगे, आपको हजम नहीं होगी, पाचन शक्ति मंद होगी कफ के कारण। और कफ पहले ये, और कफ की चीजें खाओगे, पाचन हो गया तो और बीमार हो जाओगे। तली हुई सब्जियां जो खा रहे हैं, ब्याह शादी में जाके खा रहे हैं तली हुई, मत खाइए। किसी को खिलाओ भी मत, पाप लगेगा खिलाने वाले को। क्यों? आपने तो बना दी, वो क्या खाए, आपने तो बुला लिया। आप ऐसा भोजन कराइए ना विवाह शादी में, उत्सव में, दूसरे का हितकारी हो। आप अपना भी पैसा खर्च कर रहे हैं, दूसरे की हानि कर रहे। कोई भी उत्सव करते हैं पारिवारिक, किसी को, इसमें ध्यान रखना है। यव गोधूम भोजन है, तो भोजन में क्या होना चाहिए? यव, जो, गोधूम, गेहूं, समझ गए कि नहीं? ये होना है। जो क्यों होना चाहिए? जो ठंडा तो होता है लेकिन कसैला होता है,
उससे कफ नहीं बनता, इतना रुक्ष होता है। चना भी डालो उसमें, चना भी कषाय रस होता है, उसमें रुक्ष होता है, थोड़ी सी मात्रा में वो खाओ। जो चना मिला लो थोड़ा सा, और वो हो सके तो, अब तो जो मिलेगा पुराना ही मिलेगा। चावल खाओ तो चावल ये मत खाओ अभी जो आया था अक्टूबर नवंबर में, नया है, उसको पाचन में देर लगेगी, कफ ज्यादा बनेगा। पुराना चावल खाओ और उसके अंदर थोड़ी सी गरम मसाला डाल दो ताकि कफ न बने और पाचन ठीक हो जाए। ऐसा चरक लिखते हैं। सुश्रुत क्या कहते हैं? पटोल निम्ब वार्ताक तिक्त कैसे हिमाते सेवेत मधु आसव अरिष्टान। क्या कहा? पटोल परवल खाओ, निम्ब नीम, अभी मध्य ऋतु जब आ जाएगी तो मैं नीम खाऊंगा। जब नीम की नई कोपल आ जाएंगी ना तो एक तो रोग नहीं होंगे, रक्त शुद्धि हो जाएगी। और नीम में तिक्त रस है, तिक्त रस कफ को काटता है। कटु मिर्च का रस, तिक्त नीम का, और कषाय बताया, बार बार बताता हूं, कीकर की दातुन करते हैं, अमरूद का पत्ता चबाते हैं, कशैला, ये कफ को काटते हैं, कम करते हैं। तो नीम, वार्ताक, वार्ताक कैसे कहेंगे? बेगुन, बैंगुन गर्म होता है और उसमें कषाय रस होता है, रुक्षता होती है, तो आपका कफ बनेगा नहीं और पाचन शक्ति बढ़ेगी। तिक्त कैसे? और तिक्त रस प्रधान ये चीजें हैं, कुछ तो ऐसी चीजें कहते हैं हिमाते, हिम सर्दी का अत्य समाप्ति पर अर्थात वसंत ऋतु में, उसके बाद ये चीजें खानी, सेवित सेवन करनी चाहिए। किसके साथ? मधु आसव अरिष्टान, मधु शराब को भी कहते हैं, यानी जिसमें अल्कोहल है, ठीक है। आशव, आशव समझते हो ना, आयुर्वेद में द्राक्षासव, फलाना आशव, फलों को औषधियों को करके आशव बनते हैं तरह तरह के, तो उनमें क्या होता है? अल्कोहल होता है, हल्की मात्रा में होता है, उनका सेवन करें। वो क्या होते हैं? रुक्ष होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं? रुक्ष होते हैं, और रुक्ष होंगे तो कफ का क्या शांत करेंगे और जठराग्नि को बढ़ाएंगे। आसव और अरिष्ट आयुर्वेद के दो पेय औषधियां होती हैं, अलग 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 अलग, ठीक है नहीं। और मधु मध्य को भी कह देते हैं, और यहाँ मधु का मतलब शहद, क्षोद्र, मीठा तो है लेकिन इसमें कषाय रस होता है। किसमें? जैसे गला खराब हो गया, किसी कुछ हो गया, खांसी आ रही, तो क्या कहते हैं? भाई शहद चाट लो। तो खांसी आई क्यों हुआ? कि कफ की वृद्धि हो गई थी श्वास नली में, शहद जाएगा तो उसमें कषाय रस है, वो उसको काटेगा, किसको? कफ को, आप ठीक हो जाते। तो इस ऋतु में शहद का सेवन करो, आशवों का सेवन करो, अरिष्टों का सेवन करो, और जो शराब आदि का सेवन करते हैं वो इस ऋतु में थोड़ी शराब ले सकते हैं, क्योंकि वो रुक्ष होती हैं, मादकता तो है, उनको अभ्यास है, अच्छी चीज तो नहीं है बुद्धि की दृष्टि से, लेकिन यदि वो कफ के कारण तंग है तो भाई तुम अभ्यासी हो, तुम तो लेते ही हो, तो वो भी हल्की मात्रा में लेंगे तो क्या होगा? कफ को वो काटेगा, पाचन शक्ति उससे उसकी ठीक होगी, कफ के दोष मिटेंगे। आयुर्वेद की दृष्टि से जो आसव और अरिष्ट हैं उनमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है, वो लें। और बिल्कुल शुद्ध सात्विक हैं तो भाई शहद लो, मधु लो, शहद ले लो, और उससे आपका कफ धीरे धीरे कम हो जाएगा। और लोक में करते हैं, कांजी बनाते हैं, काली गाजर होती थी ना, उसके अंदर राई डाल के, नमक डाल के, मिर्च डाल करके बनाते हैं लोग। क्या कहते थे? ये ले लो जी, इससे ना पाचन शक्ति ठीक हो जाएगी। ये आशव और अरिष्ट ही तो हैं। राई, सरसों, राई और ज्यादा तीक्ष्ण होती है, कोई बात नहीं, उसमें तीक्ष्ण होती है राई, तो उससे और ज्यादा अम्लता पैदा हो जाती है, उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो काली गाजर का क्या बताते? कांजी कहते थे, इन दिनों पिलाते थे लोग, पिलो जी, से पाचन ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी पाचन शक्ति मंद हो गई, कफ बढ़ गया था, और वो आसव और अरिष्ट का ही काम करती है, और मादकता भी उसमें नहीं होती, घर में सेवन करते हैं, तो वो कांजी भी पी सकते हैं गाजर की बना करके, ये कर सकते हैं। क्या कहा? तीक्ष्ण रुक्ष कटु क्षार कषायम कोषणम अद्रव्यम यव मुद्ग मधुप्रायम वसंते भोजनम हितम। वसंत ऋतु में कौन सा भोजन हितकारी है? समाप्त करते हैं, ये विषय यहीं समाप्त हो जाएगा। कौन सा भोजन हितकारी है? ऊपर तो मोटी मोटी बात बताई, क्या कहा? तीक्ष्ण, जैसे बताया ना, आशावादी तीक्ष्ण होते हैं। मिर्च क्या है?
तीक्ष्ण होती है। कटुक रस होता है जिसमें, वो इस ऋतु में लेंगे तो क्या होगा, कफ को काटेगी, जठराग्नि को भी बढ़ाती है। तीक्ष्ण। रुक्ष भोजन, रुक्ष क्या समझ, जिसमें तरलता नहीं है, जैसे चना है रुक्ष है, जो क्या है रुक्ष है, तो वो। कटुक मिर्च बता ही दिया। क्षार कषाय। कोषणम, हल्का हल्का गुनगुना गुनगुना लेना है। सर्दी चली गई है इसलिए आप एकदम ठंडी चीज खाने लग जाओ, पचेगी नहीं, कफ पैदा करेगी। कोषणम, गुनगुना गुनगुना भोजन लेना चाहिए। कैसा भोजन, जिसमें तीक्ष्ण हो, रुक्षता हो, कटुक रस हो, क्षार हो और कषाय रस हो, और वो गुनगुना हो। और अद्रवम, रसीली चीजें नहीं लेनी, क्योंकि रसीली चीजें क्या करेंगी, मई जून में काम आएंगी, जब लुएं चलेंगी। इस समय तो शरीर में पहले कफ है, और रसीली चीजें ज्यादा कफ पैदा करेंगी। अद्रवम, तो तरल चीजें, समझ गए, और कम गर्म या शीतल नहीं लेनी, ऐसा भोजन नहीं लेना। यव मुद्ग मधु प्रायम, ये दूसरे आचार्य कहते हैं, पहले वाले दूसरे थे, दूसरे सुश्रुत कह रहे हैं कि यव मूंग मुद्ग, यव जो मुद्ग मूंग, पहले चरक ने बताया था, अब सुश्रुत कह रहे हैं जो का सेवन करें। मूंग, मूंग भी कसैला होता है, जो तो होता ही है, चना भी कसैला होता है, मूंग भी कसैला होता है, कफ नहीं बनाता, इसलिए रोगी वगैरह को मूंग बना के देते हैं, जल्दी पच जाएगा, लघु होता है, क्यों, कषाय रस होता है उसके अंदर। और मधु, अभी शहद की बात हुई थी। प्राय का मतलब बहुलता से, आपके भोजन में जो मूंग और शहद की अधिकता होनी चाहिए, ऐसा सुश्रुत कहते हैं। ऐसा भोजनम वसंते हितम, वसंत ऋतु में ऐसा भोजन हितकारी है। ऐसा भोजन करना, क्या क्या नहीं करना, क्या क्या करना, ये सब बता दिया। अब आगे के व्याख्यानों में साहित्य की दृष्टि से वसंत की क्या चर्या है, वंश वृद्धि की दृष्टि से हमें कैसे सोचना है, समझ गए कि नहीं, ये सारी बातें, हमारा स्नान कैसा होना चाहिए, बहुत से पक्ष ऐसे हैं, वो हम आगे व्याख्यानों में उसकी चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति।